हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर हम लोग ऑनलाइन मोड पे आ गए हैं, है ना। तो चलो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इंजाइम टॉपिक को, जो हमने शुरू किया था फिजिकल क्लासेस में। तो इंजाइम्स में आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज हाउ डू इंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स। ओके, मतलब हमने देखा था कि कैसे इंजाइम सबस्ट्रेट को कितने ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमने CO2 प्लस H2O का रिएक्शन देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ये 200 मॉलिक्यूल्स बनता था 1 घंटे में विदाउट इंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जैसे ही आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंट्रोड्यूस कराया, जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेज आया उस रिएक्शन में, तो क्या हुआ, 6 लाख मॉलिक्यूल्स, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन गए किसके, कार्बोनिक एसिड के। क्लियर, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने ऐसा क्या किया जिससे पहले 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे और वो भी 1 घंटे में। ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 लाख मॉलिक्यूल्स बने 1 सेकेंड में। यानी एनसीईआरटी बोल रही है कि 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन फास्ट हो गया। तो इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने ऐसा किया क्या? ओके, वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंडर द हेडिंग हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स। क्लियर, और ऐसा एंजाइम करते हैं, कैसे कर पाते हैं? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी जो की वर्ड है ये है एक्टिवेशन एनर्जी। यहां तो एंजाइम्स ये कर पाते हैं बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके इतने हाई कन्वर्जन, यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट इसलिए बना पाते हैं बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर, तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके ये काफी सारे प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों। क्लियर, अब उससे पहले आपको कुछ टर्म जानना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी आना चाहिए समझ में, काइनेटिक एनर्जी क्या है भी आना चाहिए, आपको आता भी है। और मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको। तो क्या है, सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन या कोई बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी में होनी है। तो यहां पे ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, सारे रिएक्टेंट हैं, आर फॉर रिएक्टेंट या कोलाइडिंग पार्टिकल्स। तो ये जो रिएक्टेंट है आपस में कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है ना, और इनको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो आर यानी ये सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हो गए बच्चों। क्लियर, ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं और इनके पास, और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं आपस में, कोलिजन हो रहा है इनमें। तो और कोलिजन मतलब ये कह सकते हो आप रिएक्टिंग टू ईच अदर। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग और रिएक्टिंग टू ईच अदर, और इनके पास एक अपनी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मींस reacting molecules having internal एनर्जी, इनकी एक अपनी इंटरनल एनर्जी है
और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनके पास है। तो क्या, यानी देखो मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हमने कंसीडर किया तो उसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे या कोलाइड करेंगे। जब ये रिएक्ट या कोलाइड कर रहे हैं तो उनके पास अपनी एक इंटरनल एनर्जी है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी उनके पास है, जिसके कारण वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इनके थ्रेशोल्ड पे पहुंचा पाए, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव कर पाए और प्रोडक्ट बने, मतलब एक रिएक्शन स्टार्ट हो और प्रोडक्ट बने। मतलब ध्यान से समझना, मतलब रिएक्शन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास अपना एक थ्रेशोल्ड एनर्जी पे नहीं पहुंच जाते, जब तक इनके पास एक थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती। इनके पास अपनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एक इंटरनल एनर्जी बोलो या एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनके पास है, उससे ये कोलाइड कर रहे हैं। अब जब तक इनको थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं मिल पाती तब तक ये रिएक्शन शुरू नहीं होगा। क्लियर? यानी इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना, तो इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को क्या है, एक मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है ना, जिससे कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव कर पाए। समझ में आ रहा है? मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। और वो एनर्जी जो किसी रिएक्शन के होने के लिए जरूरी है, मिनिमम एनर्जी जो किसी रिएक्शन के लिए होने के लिए जरूरी है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इनके पास अपनी एनर्जी है जिसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोला, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए। और जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, और पहुंचना कहां है, इसको चाहिए क्या, यानी इसको चाहिए ईटी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इन रिएक्टिंग पार्टिकल को चाहिए क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। मतलब एवरेज रिएक्शन शुरू होने से पहले इनके पास अपनी एनर्जी है, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इनको पहुंचना था, इनको चाहिए क्या था, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तब रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब यहां तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी यहां पे प्रोवाइड की गई, ठीक है ना, जो एनर्जी इनको प्रोवाइड की गई जिससे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी इनको मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनके पास थी, क्लियर। और अब कोई ना कोई एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इनको कोई ना कोई एनर्जी इनको देनी पड़ेगी आपको, जिससे तब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी पे अचीव हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी इनका, और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो प्रोवाइडेड एनर्जी है, ये जो एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड एनर्जी है, एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड एनर्जी, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब समझ में आ रहा है आपको? एक बार मैं और समझा रहा हूं आपको कि देखो, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या कोलाइडिंग पार्टिकल या सबस्ट्रेट के पास अपनी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पास, जिससे वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं या रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। मतलब एक थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जो कि मिनिमम एनर्जी है,
रिक्वायर्ड किसी रिएक्शन के होने के लिए, और वो इसके बराबर नहीं है। मतलब इनिशियली जो उनके पास एनर्जी थी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो इसके बराबर नहीं है। यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इनको मिल जाए। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस दिस एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड एनर्जी, और इसी एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम EA भी लिखते हैं, ठीक है ना। EA या E कैपिटल A भी आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? यानी इनके पास अपनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं है, और जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? और ये एनर्जी इसके बराबर है ही नहीं, यानी आपको कहीं ना कहीं से उन कोलाइडिंग पार्टिकल्स को या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को एक एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसी प्रोवाइडेड एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। और एंजाइम क्या करते हैं, इसी प्रोवाइडेड एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है ना। इसी प्रोवाइडेड एनर्जी को कम कर देते हैं और रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो इसको जल्दी से आप नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अब थोड़ा एक बार और मैं जब डिफिनीशन बताऊंगा तो और आपको समझ में आएगा कि क्या कंसेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी का। क्लियर? तो हमेशा केमिकल रिएक्शन होने के लिए रिएक्टिंग पार्टिकल्स या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं या रिएक्ट करते हैं आपस में, जिससे कि रिएक्शन हो। लेकिन रिएक्शन के शुरू होने के लिए या केमिकल रिएक्शन के होने के लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी उन कोलाइडिंग पार्टिकल या रिएक्टिंग पार्टिकल या सबस्ट्रेट के पास नहीं होती। इसलिए एक एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है, मतलब उनको एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है ना। उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या उन रिएक्टेंट को एक्टिवेट किया जाता है कि तुम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करो, एक रिएक्शन करवाया जाता है। तो उस एक्टिवेशन के लिए आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी उनको। वो सुस्त पड़े हुए हैं, उनके पास एनर्जी है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए, तो इस कारण से आपको उनको एक्टिवेट कराना होगा। तो उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कराने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दी, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? आई होप आपको आइडिया अब लग गया होगा कि क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, क्या एक्टिवेशन एनर्जी है। क्लियर? तो इसको रब करता हूं बच्चों मैं। देखिए, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको ET भी लिख सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? तो इट इज द मिनिमम एनर्जी, it is the minimum energy required, so it is the minimum energy required by reactants so that they can
undergo, so that they can undergo a chemical reaction, undergo a chemical reaction. That is the threshold energy. It is the minimum energy required by reactants so that they can undergo a chemical reaction. मतलब ये मिनिमम एनर्जी है किसी रिएक्शन के होने के लिए, ठीक है ना। तो किसी भी रिएक्शन के होने के लिए ये एनर्जी चाहिए ही चाहिए। क्लियर। अब देखो, अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक अपनी एनर्जी थी, दैट वाज एवरेज काइनेटिक, this was average kinetic energy. Average kinetic energy means it is the energy, it is the energy possessed by, it is the energy possessed by reacting molecules. It is the energy possessed by, और ये एनर्जी होती है उनके पास, it is the energy possessed by reacting molecules before start of a chemical, before start of a chemical reaction. Next, this energy is not sufficient. This energy is not sufficient to start a chemical reaction. ये एनर्जी बच्चों केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। यानी इट इज नॉट इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, सफिशिएंट नहीं है। सो extra amount of energy is required. So extra amount of energy is required so that a chemical reaction can take place. तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि केमिकल रिएक्शन हो पाए। यानी अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दे देंगे इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, या कहीं से मिल जाएगा ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उनको एक थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगी और वो रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे। यानी इनके पास अपनी एक एनर्जी थी लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है उतनी, यानी इनको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और जब भी आपको एक्टिवेट करना पड़ता है कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ मोटिव होना चाहिए, कुछ फोर्स होना चाहिए किसी भी काम को करवाने के लिए। वो पैसा हो सकता है, वो एनर्जी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, रिक्वायर्ड सो दैट a chemical reaction can take place, and this extra
amount of energy, and this extra amount of energy required to activate these reacting molecules. These reacting molecules is called as activation energy. This is called activation energy. क्लियर? तो इसको नोट करो। अब मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और क्या एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, तो अब मुझे लगता है कि आपको अब क्लियर एक कंसेप्ट बन रहा होगा। थोड़े देर में ये और कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा 5-10 मिनट में और बच्चों। क्लियर? तो इसको आप नोट कीजिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी, थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो इट इज द मिनिमम extra amount of energy. It is the minimum extra amount of energy. It is the minimum extra amount of energy provided to reacting molecules, ब्रैकेट में reactants, to reacting molecules so that they would get threshold energy, and threshold energy and chemical reaction could be completed। तो उनको एक थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगा और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, करा सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं। तो इट इज द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, और इसको हम EA से भी डिनोट करते हैं, EA। तो इट इज द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू reacting molecules so that they would get threshold energy and chemical reaction could be completed। ओके, तो अब ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड। क्लियर? तो ये है। अब
अब क्या होता है, एक ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और काफी क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं। क्लियर? तो इस ग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस ग्राफ में आप देखोगे तो क्लियरली दिख रहा है कि एक बार एक्टिवेशन एनर्जी कम है किसके प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में, और एक बार एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो वो इस तरह का ग्राफ है बच्चों। यहाँ पे उस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से ये जो ग्राफ का है ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है ग्राफ का, और जो वाई एक्सिस है इस पे लिया गया है पोटेंशियल एनर्जी, इस पे लिया गया है पोटेंशियल एनर्जी, और वाई एक्सिस पे लिया गया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को लिया गया है। ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो इस तरह से रिएक्शन आपको दिखेगा। यहां पे इस तरह से, यहां पे एस लिया गया है, दैट इज सबस्ट्रेट। ये क्योंकि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसमें हम रिएक्टेंट के बदले क्या लिखते हैं, सबस्ट्रेट लेते हैं। मींस केमिकल्स which are converted into product are called as substrate. क्लियर? तो बायोकेमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट वर्ड यूज नहीं करते, सबस्ट्रेट वर्ड यूज करते हैं, और सबस्ट्रेट आर नथिंग बट केमिकल्स which are converted into product। तो ये सबस्ट्रेट है और यहाँ पे इससे आके प्रोडक्ट बन गया। इस सबस्ट्रेट से क्या हुआ, जैसे रिएक्शन बढ़ा प्रोडक्ट बन गया। तो वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी लिया हमने, एक्स एक्सिस पे हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया, और P इज प्रोडक्ट। और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस हुआ, आगे की तरफ बढ़ा, सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता गया और प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? तो सबस्ट्रेट क्या है, तो ये आपको नोट करने वाली बात है। सबस्ट्रेट क्या है, तो या मैं आपको नोट करवा दूंगा या इसको लिख ही लेते हैं यहां पे कि सबस्ट्रेट क्या है। सॉरी, सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट इज ए केमिकल, और सबस्ट्रेट्स अगर बोलो आप तो सबस्ट्रेट्स आर केमिकल्स which are converted into product। तो केमिकल्स which are converted into products are called as substrate। कई बार मैं आपको ये बता चुका हूं, मींस ये हुआ सबस्ट्रेट और इससे बन गया प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये है सबस्ट्रेट। क्लियर? तो ये सबस्ट्रेट्स होते हैं। तो सबस्ट्रेट्स आर व्हाट, केमिकल्स विच आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। मींस एस कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया, एक्स एक्सिस पे हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया है। ये रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, और जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बनता जाता है। ठीक है ना? प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो है क्या, अगर इस ग्राफ से सिर्फ मैं अभी सारे एनर्जी
को कंसीडर करूँ या जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसको अगर हम कंसीडर करें तो देखो क्या है कि ये है एक्टिवेशन एनर्जी, यहां से यहां तक जो ग्राफ में है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ठीक है ना। यहां से यहां तक जो है, जो एरो मैंने लगाया दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो ये है एक्टिवेशन। अब एंजाइम करते क्या है, तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम, मतलब यहां से यहां तक ये एक्टिवेशन एनर्जी है जब एंजाइम नहीं है। मान लो अब एंजाइम आपने इन्वॉल्व किया, तो एंजाइम इन्वॉल्व करने से क्या होगा, इस तरह से इस तरह से, यानी अब देखो, यानी अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, यानी रेड वाला जो ये है, यानी यहां से यहां तक, यानी आपको दिख रहा है। मान लो ये वैल्यू भी अगर आप लिख लेते हो तब भी आपको समझ में आ जाता है। मान लो यहां से हमने शुरू किया, तो यहां से 0 लिया, यहां पे 10 जूल रख लिया, यहां पे 20 जूल रखा, यहां पे 30, यहां पे 40, 50, 60, 70, 80, 80 और 70 सपोज करो, ये 80 और यहाँ पे हमने 90 ले लिया जूल। पोटेंशियल एनर्जी है जूल या किलो जूल में आप ले सकते हो पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहाँ देखो अगर आप कंसीडर करो तो पहले 30 से 90, 30 से 90, ठीक है, यहाँ पे 0 था, 10, 20 इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा था। तो देखो 30 से 90 जो है इस तरह का, मान लो 90 पे ये जा रहा है, तो 30 से 90 यानी पहले केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी था जब एंजाइम अपना नहीं था दैट वाज 60 जूल, जूल या किलो जूल आप ले सकते हो। तो मैं आपको समझा के केस ले रहा हूं। तो देखो 30 से 90 यानी 60 का एक्टिवेशन एनर्जी है, 60 का है एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया है, एनर्जी को जूल या किलो जूल इस सब में मेजर करते हैं हम, यूनिट है इसकी। तो इतना जूल मान लो एक्टिवेशन एनर्जी है।